नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। न्याय का इंतजार अक्सर बहुत तकलीफदेह होता है और अगर वो न्याय किश्तों में मिले, यही नहीं बीच बीच में अगर न्याय छिनता हुआ दिखे तो यह और भी तकलीफदेह हो जाता है। इसे गुजरात दंगों की पीड़ितों में से एक बिल्किस बानो से बेहतर कौन समझ सकता है, जो दंगों से जुड़े एक भयानक केस में गैंगरेप का शिकार हुई। तब वो गर्भवती थी। उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने मार दिया गया। उसके परिवार के कुल 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो जिस तकलीफ से गुजरी उसे बयान नहीं किया जा सकता। न्याय के लिए उसकी लड़ाई लंबी खिंची। घर से बहुत दूर मुंबई में उसे केस की सुनवाई के लिए जाना पड़ा। अंत में 11 दोषियों को सजा मिली, लेकिन वो दोषी 15 अगस्त 2022 को छूट गए। वो भी उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प लेने की बात कही थी। ठीक उसी दिन बिल्किस बानो के 11 दोषियों को विशेष माफी मिल जाना न्याय के आग्रही हर व्यक्ति को अखर रहा था। उसके खिलाफ अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1.5 साल बाद आज एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि गुजरात सरकार को इस मामले में माफी देने का अधिकार नहीं है। जहां इस मामले की सुनवाई हुई वहीं से इन्हें माफी मिल सकती है। आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई गुजरात से बाहर मुंबई में हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहाई के लिए गुजरात नहीं, महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। कोर्ट ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणियां भी की। कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोषियों ने गुमराह किया। अगस्त 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने बेसब्री से न्याय का इंतजार कर रही बिल्किस बानो और उसके परिवार के लोगों को कुछ राहत दी है। गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है। पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। लेकिन बिल्किस बानो के लिए न्याय की ये लड़ाई अपने आप में एक लंबी प्रताड़ना से कम नहीं रही। उस लड़ाई को भी समझना जरूरी है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में अयोध्या से आ रही एक ट्रेन में आग लगा दी गई। इस वारदात में अयोध्या से लौट रहे 59 तीर्थयात्रियों और कार सेवकों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। उन दंगों का दंश झेलने वालों में बिल्किस बानो और उनका पूरा परिवार भी रहा। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के छपरवाड़ गांव में एक हिंसक भीड़ ने 19 साल की बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया। भीड़ ने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस भीड़ ने बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें उसकी 3 साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी। परिवार के इन सदस्यों के शव केशरपुर के जंगलों में मिले। फरवरी 2003 में लिमखेड़ा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने केस बंद करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। जब ये आग्रह दूसरी बार किया गया, बिल्किस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो 6 दिसंबर 2003 को कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। केस का ट्रायल पहले अहमदाबाद में चला, लेकिन बाद में इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर मुंबई में केस का ट्रायल चलाने का आदेश दिया। 21 जनवरी 2008 को इस केस के 11 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस की सुनवाई के दौरान बिल्किस ने एक दोषी की शिनाख्त की थी और उनके खिलाफ गवाही दी थी। इनमें से एक दोषी ने 15 साल की सजा पूरी होने के बाद विशेष माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को आदेश दिया कि एक पैनल गठित कर यह तय किया जाए कि उन्हें जल्द छोड़ा जा सकता है या नहीं। गुजरात सरकार के पैनल ने इन सभी को समय से पहले रिहा करने लायक माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय नीति और कानून के आधार पर फैसला करने को कहा था, लेकिन यह फैसला उस आधार पर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों की रिहाई के लिए नहीं कहा था जिनके लिए अपील उसके सामने की गई। तय नीति क्या थी, यह भी जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहा करने के नियम जारी किए थे, लेकिन इनमें रेप, हत्या और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को राहत नहीं दी गई थी। सवाल यही उठता है कि इन लोगों को फिर कैसे राहत दे दी गई, इन 11 दोषियों को। खुद गुजरात सरकार के 2014 के नियम भी ऐसे सजायाफ्ता कैदियों को राहत देने के खिलाफ है, तो फिर कैसे उन्हें यह राहत दी गई? 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से गुजरात सरकार और उसके संबंधित अफसर सवालों से घिर गए हैं। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। गुजरात सरकार ने जो बिल्कुस बानो के साथ किया है वो महापाप है। लड़की 19 साल की थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके 7 परिवार वालों को, उनमें से एक 3 साल का बच्चा था, उसको मार डाला गया, खून कर दिया उनका। और ऐसे रेपिस्ट और कातिलों को गुजरात सरकार ने इंडिपेंडेंस डे पे रिहा कर दिया। इससे बड़ा महापाप और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि अब ये रेपिस्ट और कातिल वापस जेल जाएंगे, इसका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कभी भी इस तरीके के रेपिस्ट और कातिल छोड़े ना जाए। और अब बात पड़ोसी देश मालदीव की, जिसके 3 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का खमियाजा झेलना पड़ा। मालदीव सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया, उनके बयानों से दूरी कर ली और उन्हें उन मंत्रियों का निजी बयान बताया। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के इन मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर यह आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिनका सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त विरोध हुआ ही, भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर इसके खिलाफ मालदीव सरकार से अपना विरोध दर्ज करा दिया। इसका मालदीव सरकार पर जबरदस्त दबाव भी दिखा। लेकिन सवाल यह है कि मालदीव सरकार के इस रवैये को भारत के प्रति कैसे समझा जाए? क्या यह भारत के प्रति उसके रुख के कुछ उदार होने का संकेत है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जब से मालदीव में मोहम्मद मोइजू सरकार आई है, उसका भारत विरोधी रुख लगातार बना हुआ है और चीन से उसकी करीबी और ज्यादा बढ़ गई है। भारत के साथ इस कूटनीतिक खींचतान के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 7 दिन के चीन दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। हालांकि मोइजू से पहले के राष्ट्रपतियों का पहला विदेश दौरा अक्सर भारत का हुआ करता था, लेकिन अपने 3 मंत्रियों के अभद्र बयानों के फौरन बाद मोइजू चीन पहुंचे हैं, ये काफी कुछ कहता है। इस बीच चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख से साफ है कि चीन मालदीव के समर्थन में उतर आया है। लेख में कहा गया है कि एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था मालदीव के लिए बहुत अहम है और चीन का सहयोग और मदद मालदीव को इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। चीन ने मालदीव को हमेशा बराबर का साथी माना है और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया है। ये ग्लोबल टाइम्स के लेख में है। यह भी है कि चीन और मालदीव के आपसी सहयोग के मामले में नई दिल्ली को ज्यादा खुले दिमाग का रहना चाहिए, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन का सहयोग एक जीरो सम गेम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चीन का सहयोग उसके फायदे और दूसरे के नुकसान के लिए नहीं है। जीरो सम गेम का मतलब यह होता है कि कोई एक पक्ष जितना फायदे में रहता है, दूसरा पक्ष उतना ही नुकसान में रहता है। तो चीन का कहना है कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ उसका सहयोग जीरो सम गेम नहीं है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के लेखों को चीन सरकार के रवैये का संकेत माना जाता है। चीन सरकार क्या सोच रही है, ये माना जाता है कि ये लेख बता रहे हैं। इस मामले में भारत को उसकी नसीहत का क्या मतलब है, इस पर हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी से।
ग्लोबल टाइम्स चीन का प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म है, तो ग्लोबल टाइम्स में मोस्टली प्रोपेगेंडा ही छपता है। मगर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट कल रात को चीन के लिए उनका डिपार्चर हुआ, और उसके ठीक पहले उसके सरकार के 3 जूनियर मिनिस्टर्स भारत के खिलाफ बोलते हैं और मोदी के खिलाफ बोलते हैं। अभी जो 3 मिनिस्टर्स हैं, इनमें से 2 विमेन मिनिस्टर्स हैं जो प्रेसिडेंट के माउथ पीसेस रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल अटैक डॉग्स रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट के कहने पर उन्हें भारत के खिलाफ इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स इशू किए, पोस्ट किए सोशल मीडिया में, ये पॉसिबल है। मगर जो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि इनके कमेंट्स के बजाय एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो गया है मालदीव्स और भारत के बीच में। पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक शब्द नहीं बोला, बिना कोई बोले वो चीन के लिए रवाना हो गए। तो इस क्राइसिस के पीछे प्रेसिडेंट का हाथ हो सकता है, और ये क्राइसिस तब खत्म होगी जब प्रेसिडेंट अपना साइलेंस तोड़ेगा। प्रेसिडेंट न्यूज़यू की जो सरकार है ये प्रो चाइना तो है, उसके अलावा इस्लामिस्ट लीडिंग सरकार है। तो मालदीव्स एक देश है जहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत छोटी है, सिर्फ 500,000 है, मगर वहाँ पर जो इस्लामिस्ट ग्रोथ है वो इतना हुआ है कि मालदीव्स की सरकार कह रही थी कुछ साल पहले कि मालदीव्स ने पर कैपिटा टर्म्स में सबसे ज़्यादा फाइटर्स भेजे सीरिया और इराक को, कि वहाँ पर जाके वो लड़े। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मालदीव्स का था। तो मालदीव्स के लिए, मालदीव्स के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टेररिज्म और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का जो प्रॉब्लम है काफी सीरियस प्रॉब्लम है। इस बीच लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि मालदीव सरकार को अपनी गलती का जल्दी ही एहसास हो गया और उसे अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये देश के स्वाभिमान का मुद्दा है और प्रधानमंत्री के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों को देश सहन नहीं करेगा और इसका जवाब दिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में अब पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और मालदीव जाने वाले सैलानियों का लक्षद्वीप में स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद लक्षद्वीप में जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत ही उसको एक्सप्लोरेशन होगा, क्योंकि पूरे देश में एक प्रकार से एक माहौल बन गया है। 17 साल से आज़ादी के 75 साल तक इस प्रदेश के विकास के लिए तो संभव है कि हर एक ने अपना अपना प्रयास किया होगा। जिस मात्रा में करना चाहिए उस मात्रा में नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये दौरा किया है, मुझे विश्वास है कि वहाँ पर लक्षद्वीप में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो उभर के बाहर आएगा। वो छोटे मन से उन लोगों ने सोचा है, उनको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उनको मतलब कि उन्होंने जो गलती की है उनकी सरकार ने उनको पनिश भी किया है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान कतई सहन नहीं करता, ये इसका उत्तम उदाहरण है। जिन जिन लोगों ने अपने भाव प्रकट किए हैं, लक्षद्वीप के प्रति अपना प्यार जताया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भाव जताया है, वो सभी जितने लोगों ने ट्वीट किया है, पूरे देशवासियों को, विशेष करके जो सेलिब्रिटीज है, नतमस्तक उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से मैं सेलिब्रिटीज और बाकी जो लोग हैं सभी को मैं लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत प्रदेश में मैं आने वहाँ विजिट करने के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ।
मालदीव के मंत्रियों के बयानों से उठे विवाद और प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद वहां देशी विदेशी सैलानियों के काफी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद उसकी वेबसाइट पर लक्षद्वीप के खूबसूरत समुद्र तटों और द्वीपों पर जाने के इच्छुक लोगों ने पहले के मुकाबले 34 गुना ज्यादा सर्च किया है। लक्षद्वीप की ये चुनौती मालदीव्स को भारी पड़ सकती है, जानकार ऐसा मानते हैं। मालदीव भी जानता है कि यह मामला कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, उसके लिए आर्थिक स्तर पर भी मुश्किल बन सकता है। मालदीव में सबसे ज्यादा सैलानी भारत से ही जाते हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक 2023 में 13 दिसंबर तक जब तक के आंकड़े हैं, मालदीव में 17,57,939 सैलानी पहुंचे थे दुनिया भर से, जिनमें सबसे ज्यादा 2,09,198 भारत से थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस के सैलानी थे 2,09,146 और तीसरे स्थान पर चीन के 1,87,118 है। तो यह साफ है कि मालदीव में सबसे ज्यादा सैलानी भारत से जाते हैं। हिंद महासागर में स्थित मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी देश भारत ही है। 1,192 द्वीपों से मिलकर ये मालदीव बना है और इसमें सिर्फ 187 द्वीप ऐसे हैं जहां आबादी है और बहुत खूबसूरत द्वीप हैं। मालदीव के भारत से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध रहे हैं। मालदीव जब जब मुश्किलों में पड़ा है, भारत सबसे पहले उसकी मदद के लिए आगे आया है। 1988 में तो भारत ने मालदीव में तख्ता पलट तक रोका था। तब मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद गयूम भारत के अच्छे दोस्त रहे, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति के तहत मालदीव पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की है। मालदीव की राजनीति का एक हिस्सा चीन के प्रभाव में रहा है और मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू उसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में किस तरह समय के साथ बदलाव हुआ, ये बता रहे हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह। चारों तरफ समुद्र से घिरे और करीब 1100 द्वीपों वाले देश मालदीव के दो सबसे नजदीकी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और भारत। कई वजहों से मालदीव और भारत के बीच के रिश्ते बहुत अहम रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से मालदीव भारत के लिए बहुत अहम है और भारत जैसा देश मालदीव के लिए कई मायनों में सिंगल विंडो सॉल्यूशन रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई है। मालदीव के नए राष्ट्रपति खुले तौर पर चीन के समर्थक हैं। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? मोइज़ू से पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई। मोइज़ू उस नीति के उलट इंडिया आउट की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने चुनावी कैंपेन के दौरान यही स्लोगन भी दिया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने द्वीप समूह पर तैनात भारतीय सेना के छोटे से दल को निकालने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा हाइड्रोग्राफी यानी कि जल सर्वेक्षण से जुड़ी सहमति के नवीनीकरण से भी मना कर दिया। 2019 में बनी यह सहमति समुद्र के डाटा आदि की समीक्षा से लेकर आर्थिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण, जल परिवहन और सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी थी। मालदीव के रुख में बदलाव के पीछे असल किरदार जो है वो चीन का है। चीन ने 2008 के आसपास मालदीव के रणनीतिक महत्व को समझा और उस पर नजर गड़ानी शुरू कर दी। मोहम्मद नशीद के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2011 में मालदीव में चीन ने अपना दूतावास खोला। राजनीतिक उठापटक के चलते मोहम्मद नशीद को 2012 में इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वे इसे तख्ता पलट बताते रहे। अगर ये तख्ता पलट भी था तो भारत नशीद की मदद के लिए उस तरह से आगे नहीं आया जैसे भारत ने 1988 में सेना भेजकर पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम की तरफ से की गई तख्ता पलट की कोशिश को रोका था और तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद गयूम की सत्ता बचाई थी। बेशक पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने अभी मालदीव के मंत्रियों की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं उसके खिलाफ मोर्चा खोला हो, लेकिन उनके राष्ट्रपति रहते मालदीव में चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति रहे यामीन अब्दुल गयूम के कार्यकाल में मालदीव में चीन का निवेश और असर बढ़ता गया। भारत से मालदीव की परंपरागत नजदीकी जो है वो दूरी में बदलती चली गई। 2018 में इब्राहिम सोलिह के राष्ट्रपति चुने जाने को चीन की हार के तौर पर देखा गया। कहने को तो राष्ट्रपति सोलिह इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाते रहे, लेकिन 2008 से उसके बाद के 10 सालों में चीन ने आर्थिक तौर पर मालदीव में ऐसा जाल बिछा लिया कि मालदीव उससे निकल नहीं पाया। 2023 में चुनाव में मोहम्मद मोइज़ू राष्ट्रपति बने। अब्दुल्ला यामीन की सरकार में वे निर्माण मंत्री थे और इस दौरान उन्होंने चीन की फंडिंग वाले कई प्रोजेक्ट पर काम किया।
इसमें राजधानी माले को एयरपोर्ट वाले द्वीप से जोड़ने के लिए जो $200 मिलियन का पुल था, वो प्रोजेक्ट भी शामिल था। ऐसे में चीन के प्रभाव में उनका आना लाजमी था, लेकिन चीनी निवेश और कर्ज के श्रीलंका के अनुभव से म्यूजियम ने लगता है कि कुछ सीखा नहीं है। फिलहाल वे चीन के दौरे पर हैं और मालदीव में चीन के असर को और बढ़ाने के लिए चीन को आमंत्रित कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है, इस पर हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने बात की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से। सुनिए ये खास बातचीत। जो घर बन रहा है भगवान राम का, उस घर के पीछे मंदिर निर्माण समिति का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जिस शख्स की बात किए बिना इस पूरे निर्माण की बात नहीं हो सकती, वो शख्स है नृपेंद्र मिश्रा। बहुत सीनियर IAS अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के बाद सर ने जो मंदिर है उस पर बहुत काम किया। सर, मैं लगातार आपसे मिलता रह रहा हूँ। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो थी सर, जब आपसे मंदिर निर्माण समिति बनी थी, उस वक्त आपके सामने बहुत टेंशन थी, बहुत चुनौती थी, नींव कैसे बनेगा, मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन बहुत कम और रिकॉर्ड टाइम में ये जो काम हुआ है। सबसे पहले मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ कि इस चुनौती को जो आप लोगों ने पूरा किया, वो कैसी फीलिंग है आपके अंदर अभी? मैं केवल ये कहूँगा और बहुत सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए ये एक तरीके से डिवाइन असाइनमेंट था। मैंने ये बात कही है, मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, क्योंकि मैं आशा नहीं कर रहा था कि यह कार्य या इस कार्य में मैं एक हिस्सा बन सकूंगा। स्वाभाविक है, क्योंकि आपने जैसा कहा, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके पीछे एक दुखद कहानी यह है कि 500 वर्ष क्या हजारों वर्ष में कोई न कोई जनरेशन हमारा गुजरता चला गया, सपने देखते हुए कि भगवान अपने स्थान पर पुनः विराजित हो सकेंगे। आज के हमारे जनरेशन के लोगों, आपके लोगों ने भी देखा होगा कि वर्तमान में रामलला किस प्रकार एक अस्थायी निर्माण में हैं। जो आज की स्थिति है उससे भी खराब स्थिति थी आज से कुछ वर्ष पूर्व, जब टेंट में थे। तो ये सबके सपनों की, जो बीते हुए लोग हैं वह, जो वर्तमान में हैं वह, जो भविष्य में होंगे वह, सबका सपना साकार हो रहा है। ये लाइन शायद उसी सपने की गवाही दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से, आपने अच्छा किया शुरुआत किया कि यह लाइन, जबकि इन्हें मालूम है कि 23 तारीख को ये जो वर्तमान भगवान प्राण प्रतिष्ठित होंगे रामलला, उनका दर्शन कर सकेंगे, लेकिन ये किसी प्रकार से अपने को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इनको मंदिर का नहीं, इनको प्रभु की दर्शन करना, और इसलिए 10 दिन 15 दिन पहले इसलिए प्रभु का दर्शन जो है ये कर लिए। ये जहाँ पर हम आप चल रहे हैं, ये एक नया मार्ग है। यह मार्ग मंदिर मार्ग है, जो कि रामलला के मंदिर को जोड़ता है। यह लगभग 800 मीटर है। मैंने आपसे इसलिए भी अनुरोध किया कि हम आप यहाँ पर मिलें, क्योंकि यहाँ जो एक आप ये निर्माण कार्य देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है। जो भी श्रद्धालु आएंगे वो पहले यहाँ मुड़ेंगे। ठीक है, मतलब उधर से एंट्री होगी, उधर से आकर के यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ अपनी सभी वस्तुओं की जांच कराएंगे, स्कैनिंग मशीन होगी। वस्तुओं को जांच कराकर आगे एक निर्माण है जिसको कहते हैं पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर। तो वहाँ पर सुविधा केंद्र है, श्रद्धालुओं के लिए अपने सामान को लॉकर में जमा करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस आकर के यहाँ मिलेंगे और यहाँ से मंदिर की ओर जाएंगे। ये यद्यपि लगता बड़ा सरल है, लेकिन ये है बहुत कठिन कार्य। इसके एक एक जो पैनल हैं, जो स्टील के पैनल आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर
जो निर्माण कार्य जीआरसी का होगा वो टेक्निकली बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग सलाह से बनाया जा रहा है। बहुत सारे केबिन्स बनाए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो लोगों को जल्दी जल्दी भी सिक्योरिटी पॉइंट से चेक करके निकाला जाए, इसकी भी तैयारी यहाँ पे है। इसमें 16 मशीनें हैं। अच्छा। और इसमें कुल मिला करके आगे चल करके 32 कैबिन होंगे। मतलब श्रद्धालुओं को दिक्कत भी ना हो और सुरक्षा से कोई हाँ, समझौता भी ना हो, दोनों की यहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि 100% जो सामान लेके जाएंगे जी। श्रद्धालु, उनको यहाँ आना ही है, उनकी जांच होनी है। इसलिए ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की आवश्यकता थी कि यहाँ पर उनको स्कैनिंग फैसिलिटी दी जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये वो 500 साल का इंतजार है। ये जो सर परिक्रमा मार्ग है, जो परकोटा है, ये 730 मीटर दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, यानी श्रद्धालु आएंगे तो लगभग 1.25 किलोमीटर जो है उनको परिक्रमा ये 795 मीटर है जी। 795 मीटर की परिक्रमा है ये। और इसमें जो वस्तुएं इस्तेमाल हुई हैं, उदाहरण के लिए जो पत्थर, जो बंसी पहाड़पुर का स्टोन इस्तेमाल हुआ है, ये मोटा मोटी जो मंदिर में स्टोन इस्तेमाल हुआ है उसका दुगना यहाँ पर उपयोग में मतलब आया। मंदिर निर्माण एक चुनौती थी और परकोटा जो है उसका परकोटा डबल एक बहुत निर्माण, बड़ी चुनौती थी। डबल निर्माण हो गया उसका। परकोटे में 6 मंदिर हैं जी, जो कि 4 कोनों में है और 2 आमने सामने। शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, इन लोगों के। ये लोगों में एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो अन्नपूर्णा का है। अन्नपूर्णा का मंदिर वही है जहाँ एक समय जब ये सब कुछ भी नहीं था तो सीता रसोई की एक छोटी से मंदिर की स्थापना थी। उसको शक्ति के रूप में अन्नपूर्णा मंदिर बनाया गया है, जिससे कि उसका रखरखाव हो सके और उसमें यह व्यवस्था होगी कि भगवान का प्रसाद वहीं बनेगा और वही प्रसाद फिर भगवान को जो है भोग लगाया। सर, लोगों की क्यूरियोसिटी एक बात ये इस बात की है कि एक ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर हो सकता था, फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बनाने की जरूरत क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बहुत आपने सही कहा। शुरू में जब हम लोग आए ट्रस्ट, तो जो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था, हमारे आर्किटेक्ट सोमपुरा साहब, चंद्रकांत जी, तो उन्होंने जो नक्शा बनाया था उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। लेकिन उसके बाद सबकी कल्पना हुई कि रामलला तो ग्राउंड फ्लोर में होंगे, उसमें तो किसी प्रकार की विचार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह वही रामलला है जिसका एक स्वरूप वर्तमान मंदिर में है, जिसके बारे में सबकी श्रद्धा है कि वो प्रकट हुए। तो इसलिए वहाँ तो रामलला बनना है। लेकिन प्रायः लोग पूछते हैं कि राम के मंदिर में सीता जी जो शक्ति रूपा हैं, उनका मंदिर ना हो, राम के साथ ना हो, ये कैसे संभव है? तो इसलिए यह उचित समझा गया कि फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार होगा। लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और 2 भाई, उनके भाई शत्रुघ्न और भरत जी। हाँ, तो सब भ्राता, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, इनका राम दरबार होगा। और यदि श्रद्धालु नीचे से दर्शन करके प्रथम तल पे जाना चाहता है तो उसको जाने की अनुमति होगी। और सेकंड फ्लोर, दूसरे फ्लोर पे विशेष अनुष्ठान के लिए व्यवस्था रखी गई है। वह अनुष्ठान जो एक प्रकार से ट्रस्ट की अनुमति से, ट्रस्ट के स्पॉन्सरशिप में होगा और वहाँ आम श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं होगी।
तो श्रद्धालु के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर एकमात्र ऐसे अनुष्ठान के लिए व्यवस्था रखी गई। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि जो विचार के बाद एक रचना की गई मंदिर की, केवल यह नहीं था कि भव्य होगा इसलिए बनाया जाए, इसलिए था कि वो राम के जीवन के लिए आवश्यकता है। एक सवाल, चूंकि ठंड बहुत थी, सुबह हम चाय की दुकान पे बैठे थे और एक महिला मिली। हम बार बार बता रहे हैं कि भगवान राम की दोनों मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित मतलब गर्भगृह में होंगी, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल ये है कि ये जो भगवान राम है जिनकी अस्थायी मंदिर में पूजा हो रही है, ये वाले भगवान राम कहाँ जाएंगे और जो नए वाले भगवान राम है वो कहाँ लगेंगे? पूरी श्रद्धा, पूरी धार्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए दोनों विराजित होंगे हमारे गर्भगृह में। एक अचल मूर्ति होगी जो कि खड़ी मूर्ति जो नई वाली है, जो नई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित हैं वह भगवान उसी सिंहासन में उनके समक्ष होंगे। और केवल एक दूसरे की समझ के लिए अचल मूर्ति को अचल मूर्ति समझा जाएगा, वो कहीं मूव नहीं करेगी। और अचल मूर्ति के ठीक सामने उत्सव मूर्ति होगी, जहाँ पूरे केवल रामलला ही नहीं, रामलला के साथ उनके भ्राता जो हैं वो भी वहाँ पे होंगे। हनुमान जी का भी स्वरूप जो वहाँ है वो भी होगा, शालिग्राम जी जो वहाँ रखे हुए हैं वो भी होंगे। तो इस प्रकार जो भी वहाँ है वह 21 तारीख तक ट्रस्ट उन भगवान को यहाँ लाने की व्यवस्था करेगा। ये जो उत्सव मूर्ति है जो अभी अस्थायी मंदिर में है, ये कब पहुँचेगी अपने घर में से? उसी को मैंने कहा कि 21 जनवरी तक उसको यहाँ लाने की व्यवस्था करेगा। इसीलिए ट्रस्ट असमंजस में है कि संभवतः आरती होगी, उनकी पूजा होगी, लेकिन श्रद्धालु कदाचित 21 तारीख को उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से नए स्थान में विराजमान। क्या रामलला के लिए श्रद्धालु जो एक दिन का तो त्याग कर ही सकते हैं? और 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख से सभी लोग इस रास्ते की बजाय इधर मुड़ेंगे, परकोटा में जाएंगे, परकोटा से नीचे चल करके और सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे और भगवान के मंदिर यानी 23 तारीख से ये जाली वगैरह ये हट जाएगी, एंट्री इधर ही से होगी? जी बिल्कुल, 23 तारीख से यहाँ कुछ नहीं रुकावट होगी, केवल श्रद्धालु होंगे और उनके भगवान रामलला होंगे। तो जो सेकंड फ्लोर का काम है, फर्स्ट फ्लोर का काम है, उसमें बाधा नहीं आएगी, दर्शन भी होता रहेगा? पूरा जो LNT है वो पूरी तरीके से इस प्रकार बैरिकेड कर रही है। हम इस समय जब वहाँ बैठते हैं आपस में तो 1 से 2 घंटे तक केवल यही चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सेफ्टी हो, किस प्रकार से किसी श्रद्धालु को एक जरा सी भी असुविधा नहीं हो। तो वह किया जा रहा है और वो सुनिश्चित किया जाएगा। मुझे याद है 2022 में एक बार मैंने आपका जब इंटरव्यू किया तो आपने कहा कि जब मैंने ही पूछा था कि जब प्रधानमंत्री जी मिलते हैं आपसे तो ये ज़रूर पूछते होंगे निपेन जी कितना अभी काम हुआ, कितना बाकी है, अभी भी पूछते हैं क्या? जी, उनको पूरी जानकारी है। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि उनको जानकारी इतनी कैसे मिली। किस तरह के सवाल करते हैं? उदाहरण के लिए जब मैं कुछ माह पहले मिलने गया था तो उन्होंने जानकारी चाहिए थी कि किस प्रकार के पत्थर में भगवान के जो स्कल्प्टर्स हैं वो कृति कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसे जांच की जा रही है, ये वो जानना चाहती थे। कुछ पत्थर उन्होंने देखे भी। अच्छा। और देख करके उन्होंने एक वो राय विशिष्ट इस प्रकार नहीं देते कि आपको यह करना है, लेकिन उन्होंने ये अवश्य कहा था कि भारतवर्ष का जो श्रद्धालु है और भारतवर्ष में ही नहीं जो पूरे विदेश देश सभी जगह जो श्रद्धालु है, ऐसे श्रद्धालुओं को ऐसे भगवान चाहिए जो सरल लला हों, जो समचरण हों। और एक संकेत मात्र उन्होंने कहा था कि ऐसा आप नहीं प्रयास करिए कि मिसप्लेस्ड वाइट मार्बल पे ही
उसकी सीमा मत डालिए, ये आप स्कल्पचर पे छोड़िए। और यदि श्यामल वर्ण के भगवान आते हैं क्योंकि रामचरितमानस में भी तो लिखा हुआ वह है उचित होगा। जी। संकेत मात्र था, वो आज बात सच हुई, लेकिन उनका संकेत ये अवश्य था कि यदि श्यामल वर्ण के भी भगवान राम बनते हैं और आपके सारे मापदंडों पर वो बिल्कुल उसके अनुकूल हैं, तो आप उसको स्वीकार तो करें। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सुझाव के आधार पर नहीं, प्रधानमंत्री जी इस निर्माण कार्य में कहीं पर भी उन्होंने दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों की उन्होंने जानकारी की, लेकिन कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया। एक तो उन्होंने हमें अच्छी तरह से उसका अनुपालन हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे महान पुरुषों का आप मंदिर अवश्य बनाएं जिनका भगवान से कहीं न कहीं मिलन हुआ था, जो एक प्रकार से सामाजिक समरसता, देश के समाज की समरसता को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा उन्होंने यह कहा था कि इतने बड़े मंदिर में जहाँ हजारों वर्ष की चर्चा चल रही है, उस मंदिर में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सको तो करना। तो क्या क्या हुआ? और उसमें टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख उपयोग उनका संकेत था, यदि ऐसा हो सके कि सूर्य की किरण गर्भगृह में आ सके, यानी जो शिखर होगा जहाँ झंडा लगा है जी, वो जो शिखर 161 फीट का होगा, उससे अगर गर्भगृह में सूर्य किरण आ सके और वो फिर रिफ्लेक्ट हो सके, और रिफ्लेक्ट हो करके रामनवमी के दिन वो माथे पर भगवान के 12 बजे दिन में यदि उसका किरण पड़े, तो टेक्नोलॉजिकली भी एक अपने में अनोखा प्रयास होगा, और जगहों पे कुछ जगहों पे हुआ है। और राम की जन्म कथा से पूरी तरीके से एक तरीके से जो करोड़ों की उम्मीद है कि रामलला रामनवमी के दिन हुए 12 बजे और इस प्रकार का सूर्यवंशी थे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। ऐसे दो सुझाव तो विशिष्ट थे, बाकी में उन्होंने कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया कि उसे अवश्य करना है। वह स्वभाव से ही अपने को जानकारी भी रखते हैं, लेकिन डिस्टेंस भी रखते हैं, और वैसा ही उन्होंने मंदिर के प्रति हमेशा जानकारी की कि कोई कठिनाई तो नहीं है, लेकिन यदि कोई कठिनाई नहीं है तो वो अपेक्षा करते हैं कि निर्माण का कार्य पूर्ण हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। निपेंद्र जी, जिनके बारे में कह सकते हैं राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम, तो फिलहाल रिटायरमेंट की एज है, लेकिन विश्राम नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं, दिन भर बैठकें करते हैं, कार्यक्रम किस तरह होगा, मंदिर कैसे बनेगा, एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। और यही वजह है कि 2019 में फैसला आया, 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ, लेकिन मंदिर निर्माण में अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 1.5 साल, और 1.5 साल में मंदिर का लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सा बनकर तैयार है, और 40% अगले 1 साल में तैयार हो जाएगा। तो बहुत बड़ा श्रेय भी है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी निपेंद्र सराफ के लिए। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल NDTV के लिए राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रणवीर।